अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मी चैनल दुआ उर्दू वॉइस। मेरी आज की ये कहानी एक दुखी औरत की है जिसके अपने ही शोहर ने उसे धोखा दिया। वीडियो शुरू होने से पहले दुआ उर्दू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हमारे माली हालात बेहतर थे, फिर भी हम अपना घर नहीं खरीद सकते थे। मकानों के किराए महंगे होने की वजह से बजट अपसेट रहता था। तभी वालिद साहब ने सोचा किसी ऐसे इलाके में प्लाट ख़रीदना चाहिए जो निस्बतन सस्ता हो। फिर इस पर रफ्ता रफ्ता मकान की तामीर शुरू करेंगे। हमारा अपना ज़ाती घर तो हो पोश इलाके में, ना भी अपनी आबादी में ही सही। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा ही होता है, जब लोग अपनी पसंदीदा जगह मकान नहीं खरीद सकते तो दूर दराज सस्ते इलाके में ज़मीन खरीद कर घर आबाद कर लिया करते हैं। यूँ वालिद साहब ने भी शहर की ही आबादी में मकान बना लिया। इन दिनों मेरी उम्र 17 बरस थी। खाला जान के तवस्सुत से एक अच्छा रिश्ता आ गया, चूँकि हमारी खाला एक पोश एरिया में रहते थे, लिहाजा लोग खाला की वजह से रिश्ता तलब करने भी आबादी में आ गए। मैं काफ़ी खूबसूरत थी। पहली नज़र में ही खावर के वालिदैन ने मुझे पसंद कर लिया। इन लोगों का अपना बिजनेस था, ज़ाती घर था, लड़का भी खूबरू था। ये रिश्ता मुनासिब था। इस सब का ख्याल था कि मैं खुशकिस्मत हूँ, वरना कच्ची आबादियों में रहने वाली लड़कियों को ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। खाला जान की कोशिशों से बिला आखिर मेरी शादी खावर से हो गई। दोनों के वालिदैन खुश थे कि अल्लाह ने खूब जोड़ी मिलाई। हमारा भी आपस में प्यार हो गया। घर में ही नहीं, दिलों में भी बहार आ गई। मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया तो वालदा को अब फ़िक्र लगी समरा और साहिबा की। मेरी दोनों छोटी बहनें मैट्रिक पास कर चुकी थी। समर के लिए खाला जान ने रिश्ता ढूंढ निकाला और मेरी शादी के 8 माह बाद इसका निकाह एक खुशहाल ख़ानदान में हो गया। अब सिर्फ साहिबा का रिश्ता ढूंढना बाकी था। हम किसी को ये नहीं बताते थे कि साहिबा हमारी सगी बहन नहीं है। किस्सा ये था कि इसके वालिदैन एक हादसे में जाँ बहक हो गए, जबकि वो अभी सिर्फ 3 बरस की थी। तब ही मेरी वालदा ने यतीम को गोद ले लिया और औलाद की तरह परवरिश की। जब समर की भी रुखसती हो गई तो वालदा ने सुख का सांस लिया। साहिबा अभी सिर्फ 16 साल की थी। अम्मी का ख्याल था वो अकेली रह गई हैं, कुछ दिनों बाद इसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देंगी। तो जब हम दोनों लड़कियां अपने घरों की हो गई तो लामहला काम का बोझ साहिबा पर आ पड़ा। अम्मी ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। कुदरती बात है कि साहिबा ने महसूस किया कि फूफी मुझसे ज़्यादा अपनी बच्चियों पर तवज्जो देती हैं और मुझसे घर का काम लेती हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। मेरी वालदा साहिबा से इतना ही प्यार करती थी जिस कदर हमसे इनको मोहब्बत थी। वो लड़कियां जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद ना हों हसास हो जाती हैं। वो ज़रा सी बात को भी ज़्यादा महसूस करती हैं। यही हाल साहिबा का था। पुप्पी जान माँ वाला इंसाफ नहीं कर पाती और मैं इनकी नाइंसाफ़ी को सहने पर मजबूर हूँ। ये एहसास तब ज़्यादा हुआ जब हमारी शादियाँ हो गई, वरना हम दोनों बहनें इसका ख्याल रखती थीं और इसको किसी की कमी महसूस ना होने देती थी। बात तो ये है कि साहिबा बहुत हसीन थी। वो हम दोनों बहनों से बढ़कर खूबसूरत थी। 16 बरस की उम्र में एक खिलता हुआ गुलाब थी। मेरी शादी में वो हर काम में आगे आगे थी। इसने बहुत दीदार लिबास पहना हुआ था। शादी के बाद मैं अपने घर में खुशो खरम रहने लगी। खावर के रूप में ज़िंदगी का बेहतरीन साथी मिल गया। दुआ करती थी कि खुदा मेरी जैसी किस्मत हर लड़की को दे। खावर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। जब जहाँ कहती सैर कराने ले जाते। मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी ख्याल रखते थे। अब मेरी सोच सिर्फ़ और सिर्फ एक हस्ती पर ख़त्म हो जाती थी और वो मेरा शोहर था। हर वक्त अपने घर को जन्नत बनाने के ख्वाब देखती रहती थी। हम वक्त घर की सजावट में लगी रहती। अपना घर मुझे बहुत अजीज़ था। शाम को जब इनके आने का वक्त होता, बन संवर कर तैयार हो जाती। वही तो मेरी कुल कायनात थे। हम मियाँ बीवी मिसाली कहलाने लगे। एक मिनट एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। जब मेके जाती तो खावर भी साथ जाते। तब साहिबा इनकी बहुत खातर तवाज़ा करती थी। वो बड़ी पुरकशिश लड़की थी, हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती थी, जबकि मैं अपने शोहर और साहिबा पर इत्मीनान करती थी, इसलिए कोई भी बदगुमानी नहीं हुई। खावर अगर साहिबा की तरह मुतवज्जा रहते, इसके साथ हंसी मजाक करते तो मैं बहुत खुश होती कि मेरा खामन मुझसे मोहब्बत करता है। तभी मेरे रिश्तेदारों से प्यार और मोहब्बत से पेश आता है। इन्हीं दिनों में मैं मीर से हो गई, तबीयत ख़राब रहने लगी और मैं हर किसी से गाफिल होकर बेड पर पड़ गई। ऐसे में साहिबा ने मेरी बहुत मदद की। बच्चे को जन्म देने का वक्त आ गया और मैं अस्पताल चली गई।
بچہ آپریشن سے ہوا اور میں چلنے پھرنے کے لائق نہ رہی، تب بھی صاحبہ ہی تھی جس نے میرے گھر کو سنبھالا اور خاور کی خدمت کی۔ وہ ہر کام ان کا خوشی سے کرتی، جس کی وجہ سے میرے سرتاج نے میری کمی محسوس نہیں کی اور مجھے بھی صاحبہ کی وجہ سے سکون رہا۔ منی کی پیدائش کے بعد میری صحت کافی متاثر ہوئی اور بستر پر پڑی رہی۔ امی میرے گھر آ کر نہیں رہ سکتی تھی، ساس بیٹی کے پاس امریکہ جا چکی تھی۔ ایسے میں صاحبہ ہی ہماری امید کی کرن تھی۔ امی نے اسے دیکھ بھال کر میرے پاس رہنے دیا۔ میں بستر پر پڑی تھی اور صاحبہ میری ہی نہیں بچے کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی، کھانا پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی، خاور کے کام، پھر بچے کو نہلانا، فیڈر بنانا، غرض ہر کام اسی کے ذمہ ہو گیا۔ جب بیوی بیمار ہو پھر بھی سارے کام دو نازک ہاتھ انجام دے رہے ہوں تو صاحب کی نگاہیں خود بخود اس پرورش پر ٹھہرنے لگتی ہیں۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور خاور صاحب کی نظریں بدلنے لگیں۔ وہ اب صرف صاحبہ سے ہی خوش دلی سے کلام کرتے تھے۔ جانے کب سے میرا وجود ان کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا تھا، مجھ کو علم نہ ہوا۔ جب ان کی خاموشی گہری ہوتی چلی گئی تب ایک روز میں چونکی، اس وقت تک پانی پلوں سے گزر چکا تھا۔ اب یہ ماموزاد ہی گھر کی رونق رہ گئی تھی، باقی ساری رونقیں میرے شوہر کے دل سے محو ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ اپنے پیارے بچے کی طرف سے بھی غافل ہو گئے، ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھتے۔ جب میں توجہ مبذول کرواتی چونک پڑتے جیسے ان کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد کرا دی گئی ہو۔ معاملہ ایک نازک موڑ پر تھا اور میری سمجھ میں آ گیا تھا، مگر میں ڈر سے چپ رہنے پر مجبور تھی کہ نہیں منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات میرا گھر نہ اجاڑ دے۔ ادھر میں صاحبہ کی مرہون منت تھی، ادھر امی جان شدید بیمار تھی، انہوں نے میرے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ہی ان کو اسپتال داخل ہونا پڑا۔ سمر ان کے پاس اسپتال میں تھی اور صاحبہ میرے پاس تھی اور میں امی کو پوچھنے روز جاتی تھی۔ ننھے منصور کو صاحبہ کے سپرد کر جاتی، خاور خود مصروفیت کا بہانہ بنا کر مجھے ڈرائیور کے ہمراہ بھیج دیتے تھے۔ ایک بات میرے ڈرائیور نے نوٹ کی، جس روز میں امی کو دیکھنے جاتی اسی روز خاور دفتر سے جلد گھر لوٹ آتے۔ یہ بات ڈرائیور نے بتائی، پھر بھی میں حرف شکایت زبان پر نہ لائی کہ محض شک کی بنا پر ایسی باتوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اب میرے دل کی عجیب کیفیت تھی، کچھ نہ کہتی تو کڑتی رہتی، کچھ کہتی تو مرتی تھی۔ صاحبہ کو گھر واپس نہیں بھیج سکتی تھی کہ ابھی گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ ناتواں کو اٹھانے کی ہمت اور حوصلہ نہ تھا۔ امی کو کہتی تو وہ جواب دیتی، اسے واپس بھجوانے کی اتنی کیا جلدی ہے، اور صاحبہ تو یہاں اس قدر خوش تھی، ایک دن بھی گھر لوٹ جانے کو نہیں کہا، الٹا یہی کہتی تھی ہائے منع سے اتنا پیار ہے، اس کے بغیر کیسے رہوں گی۔ ایک دن میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے گئی اور منع کو صاحبہ کے سپرد کر کے خاور سے کہا تم ساتھ چلو، تو جواب ملا آج دفتر میں اہم میٹنگ ہے، ابھی نہیں جا سکتا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھے کو جانے میں دیر ہو گئی، لیڈی ڈاکٹر جا چکی تھی، لہٰذا واپس آ گئی تو شوہر کو گھر میں پایا۔ سوچنے لگی کہ ان کی تو آج اہم کاروباری میٹنگ بھی ہے، میرے ساتھ جانے سے انکار کیا تو اب جلدی گھر کیوں آ گئے ہیں۔ خاموشی سے دم گھٹ رہا تھا، شک و شبہ ذہن کو چلا رہا تھا، شک یقین میں بدلنے لگا کہ یوں ہی غیر موجودگی میں یہ دونوں میری محبتوں کے باغ کو اجاڑتے ہوں گے۔ پھر توبہ توبہ کرنے لگی کہ یا اللہ یہ کیا میں بری باتیں سوچنے لگی ہوں، یہ ایسی بات تھی کہ کسی کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ماں بیمار تھی، ان کو کچھ کہتی تو دل پر لے لیتی، دل مرجھانے لگا، سوچتی کہ یہ مرد ذات بھی کیا شے ہے، میں نے تو اپنی محبت اور وفا صرف خاوند کے نام کر دی ہے اور انہوں نے جانے کیوں میری ذات سے تفاقل اختیار کر رکھا ہے۔ ذہن کی وہ کیفیت ہوئی کہ پھر میکے جانے سے گھبرانے لگی، جب کہیں جاتی اصرار کرتی صاحب تم بھی ہمراہ چلو، اس کو اپنے گھر میں اکیلے چھوڑنے سے جی گھبراتا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کا کوئی گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک روز میں نے شوہر سے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں، گھر سنبھال سکتی ہوں، ہمیں صاحبہ کو واپس چھوڑ آنا چاہیے۔ یہ کہنا تھا کہ خاور بگڑ گئے، کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، تم گھر کی طرف توجہ دو گی یا بچے کو دیکھو گی، تم کو مستقل صاحبہ کی ضرورت ہے، فی الحال اس کو یہاں ہی رہنے دو۔ غرض کسی طرح نہ مانے اور میری کزن کے واپس بھجوانے کی راہ میں آڑے آنے لگے۔ کچھ دنوں کی خاموشی رہی، پھر یہی بات کہی کہ امی بیمار ہیں، ان کو صاحبہ کی ضرورت ہے، کب تک یہ ہمارے پاس رہے گی، اسے جانے دو۔ بولے تم چاہتی ہو کہ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، تم اپنے بچے کی دشمن کیوں ہو، آخر صاحبہ کو جانا ہوگا۔ میں نے سختی سے جواب دیا تو انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ سنجیدہ معاملہ تھا، آخر مجھ میں کیا کمی تھی، خوبصورت تھی اور میں خوبصورت بھی تھی، کیوں
शोहर ने नज़रों से गिरा दिया था। सारी खूबियों के होते हुए अपनी हैसियत मनवाने में नाकाम हो रही थी। ये बड़ी हौलनाक बात थी। मैं एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। अपना वजूद मुझे दो कौड़ी का लगने लगा। मैंने साहबा को मजबूर करना शुरू कर दिया कि तुम अम्मी के पास जाओ और मेरे बच्चे को खुद से इस कदर मत हिलाओ कि फिर तुम्हारे बगैर रह ना सके। मैं इसे बच्चा ना उठाने देती तो रोने लगती थी। एक रोज़ ज़बरदस्ती साहबा को तैयार किया और इसे अम्मी के पास छोड़कर आ गई। खावर घर आए तो आते ही साहबा को आवाज़ दी कि खाना लाओ। वो होती तो जवाब देती। जब दूसरी बार सदा देने पर भी खामोशी छा गई तो वो बावर्ची खाने की तरफ जाने लगे। तभी मैंने कहा कि साहबा वहाँ नहीं है, वो अम्मी के पास चली गई है। परेशान होकर सवाल किया, क्यों चली गई है, इसके किसके साथ गई है? मैं खुद इसको छोड़कर आई हूँ। इस पर घूर कर देखा जैसे दिल पर घोंसा लगा हो। खामोशी से कमरे में चले गए। खाना भी ना खाया। अब सख्त मुस्तरब रहते बहाने बहाने से झगड़ते थे। इस कदर जिद किया कि मुझे मेके जाते बनी। यहाँ माँ दोबारा बीमार हो गई तो इनको भी हाले दिल ना बताया। अल्लाह ताला की मर्जी कि वो चंद दिनों बाद इंतकाल कर गई। मेरी दिल की बात दिल में रह गई। उन्हीं दिनों भाई और भाभी लाहौर से आए थे। जाते हुए कहने लगे, बहना अम्मी तो चली गई, अब ये मकान फरोख्त करना है। अब्बू बूढ़े हैं, उन्हें ले जाऊंगा, मगर साहबा को तुम्हारी भाभी नहीं रखेंगी। बड़े मसाइल होंगे, इसे तुम ही को रखना पड़ेगा। जब तक इसकी शादी ना हो तुम्हारे पास रहेगी। भाई ने ऐसी मजबूरी ज़ाहिर की कि सब्र का घूंट भरकर खामोश होना पड़ा। मरती क्या न कहती कि मुश्ताक साहबा को दोबारा घर लाई और भाई ने अब्बू के मकान को ताला ठोंक कर चाबी जेब में डाल ली। किस दिल से इस यतीम कज़न को घर वापस लाई मेरा दिल ही जानता है। वालदा की वफ़ात के दूसरे रोज़ खावर खुद आए। इनका मूड खुद ठीक हो गया। मुझे कहते कि सब्र करो, तुम्हारी कज़न के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। हम इसकी शादी किसी अच्छे घर में कर देंगे तो हमारा नाम होगा। देखो ना इस बेचारी का तुम्हारे सिवा कौन है। मैंने खाला को फ़ोन किया कि साहबा को आप रख लें। समर के तो ससुराल वाले बहुत सख्त थे, वो इसको नहीं रख सकते थे। खाला ने कहा कुछ दिन तुम इसे रखो, फिर तुम्हारे खालू को तो मना लूँगी, मगर मेरी तीनों बहुएं इस मजाज की हैं कि यहाँ साहबा की गुंजाइश नहीं निकलती। वक्त कैसे कट रहा था लिख नहीं पाऊंगी। हर वक्त उल्टी छुरी बनकर मेरे वजूद को लम्हा लम्हा सिपा करता रहता था। अंदर अंदर कुछ हो रहा था जो मेरी नज़रों से ओझल था और मैं वो सब कुछ देख नहीं पा रही थी जो तसव्वुर में मुझे रेजा रेजा कर रहा था। इस इसना में 2 बच्चों की माँ बन गई। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर भी ऑपरेशन की वजह से काफ़ी अरसा बिस्तर पर पड़ी रही। तब साहबा मुकम्मल तौर पर मेरे घर की मालिका बन गई। और फिर एक दिन क़यामत की वो घड़ी आ गई जब खावन ने मेरी मौत का बगल बजा दिया। बरमला कहा कि तुम मेरी बीवी रहना चाहती हो, रहो, नहीं रहना चाहती तो तलाक ले लो, मगर बच्चे मेरे पास रहेंगे क्योंकि साहबा तुमसे बेहतर इनको पाल सकती है। वो कौन होती है इनको पालने वाली? मैंने चला कर कहा। तब खावन ने इत्मीनान से जवाब दिया कि वो इनकी दूसरी माँ है जो तुमसे ज़्यादा सुघड़ और सलीकामंद है। मेरे बच्चे तुमसे ज़्यादा इसके साथ खुश रहेंगे। वो तुमसे ज़्यादा इनसे प्यार करेगी। अजब मंतक थी, निराली बातें थीं। सगी माँ से ज़्यादा माँ के रिश्तेदार बच्चों से प्यार करने वाली साबित हो रही थी। ये सब क्या था? एक सोचा समझा मंसूबा था। जानती थी कि मैं भाई और भाभी पर बोझ नहीं बन सकती, बच्चों के बगैर भी नहीं रह सकती। हर हाल में मुझे साहबा को बतौर सौकन कबूल करना था। इसके सिवा क्या चारा था? तलाक लेती तो कहाँ जाती? साहबा और खावर जीत गए, मैं हार गई। खावर ने मेरी कज़न से शादी कर ली, इस लड़की से जिसको मेरे वालिदैन ने बेटी बनाकर पाला था। वालिद और भाई भी खामोश तमाशाई बने रहे। मेरे बच्चों का इनको ख्याल था। थोड़ा सा एहतजाज और बस, और कुछ ना कर सके। और साहबा खावर की दूसरी बीवी बनकर मेरे सीने पर मूंग तलने लगी। काश अम्मी ना मरती हैं, काश साहबा के वालिदैन ना मरते, या फिर मैं भी साहबा को अपने घर ना लाती। इससे तो अच्छा था अपनी खिदमत और घर की देखभाल को मैं ज़्यादा रकम देकर कोई खिदमतकार औरत रख लेती। आज किसी का भरोसा नहीं, अपनों का और ना पराये का। मेरे शौहर ने एक प्लाट पर 2 अलग अलग घर बनवाए और फिर हम दोनों को अलहदा रखा। मेरे पास मुलाजमा रहती है और साहबा के पास खावर रहते हैं। वो बच्चों की खातिर दिन में एक बार सिर्फ या 1 या 2 घंटा आते हैं, बच्चों से बातें करके चले जाते हैं। ये वही खावर हैं जिनकी मोहब्बत पाकर मुझे इन पर फ़ख्र था कि इन जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर किसी का नहीं हो सकता।
آج جو میرا تھا وہ کسی کا ہو گیا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ سچ ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، مرد جب چاہے اس کو ملکہ بنا دے، جب چاہے تخت سے گرا دے۔ اس کے بچوں کی ماں ایک کمزور میکے والی بیوی بھلا اپنے خاندان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں نے بھی سمجھوتا کرنے میں عافیت جانی۔ سمجھوتا کر لیا، کبھی تو میرے بچے بڑے ہوں گے، پھر مجھے معاشرے میں مقام مل جائے۔ خدا کرے میری آرزو بچے پوری کر دیں۔